हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें थियरीज ऑफ मोटिवेशन दी हुई हैं और लिस्ट 2 में हमें प्रोपाउंडर दिया हुआ है, यानी ये थियरीज किसने दी हुई हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है नीड हायरार्की थियरी, दूसरा है ईआरजी थियरी, थर्ड है साइको एनालिटिकल थियरी और फोर्थ है टू फैक्टर थियरी। इधर आपको प्रोपाउंडर्स दिए हैं क्लेटन एल्डरफर, सिगमंड फ्रेड, अब्राहम एच मेस्लो और फ्रेडरिक हर्जबर्ग, और करेक्ट ऑप्शन हमें इसमें से चूज करना है। तो देखिए, नीड हायरार्की थियरी ये दिया है अब्राहम एच मेस्लो ने, यानी यहाँ पे आपका ए का थर्ड होगा। सेकेंड है ईआरजी थियरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थियरी, ये दिया है क्लेटन एल्डरफर ने, तो यहाँ आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल थियरी, ये दिया है सिगमंड फ्रेड ने, तो ये आपका सी का सेकेंड होगा। और टू फैक्टर थियरी ये दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, तो यहाँ आपका फोर्थ का डी हो जाएगा। इन थियरीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली है नीड हायरार्की थियरी, इसे हम मेस्लोज नीड हायरार्की थियरी भी कहते हैं। मेस्लो ने ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से ह्यूमन नीड्स ह्यूमंस के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। इन्होंने 5 नीड्स की बात की है नीड हायरार्की थियरी में। पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी है सेफ्टी, थर्ड है सोशल नीड्स, फोर्थ है इगोइस्टिक नीड्स और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड लोएस्ट लेवल नीड है, जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये आपकी हाईएस्ट लेवल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है जो बेसिक सर्वाइवल की नीड्स होती हैं, यानी एयर, वाटर, फूड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। दैट मीन्स जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए, एक व्यक्ति के बेसिक सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती हैं, इन्हें हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स को हम सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं। अब एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अब हमको वो नीड नहीं पड़ेगी। आज हमें खाना मिल गया, आज हमारे सर पे छत है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में भी ये नीड्स वो पूरी कर सके। डिजायर है कि नियर फ्यूचर में भी हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकें। इसी को सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स की कैटेगरी में मेस्लो ने रखा है। एक व्यक्ति पूरे लाइफ में सेफ्टी नीड्स पूरी करने की कोशिश करता रहता है, इस तरीके के स्टेप्स लेता है, इस तरीके के टास्क करता है जिससे उसकी वो सेफ्टी नीड्स पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहेंगे कि हमारे पास एक परमानेंट जॉब हो, ताकि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं एटलीस्ट उसको तो हम पूरा कर सके। थर्ड है सोशल नीड्स। ह्यूमंस को कहा जाता है दैट वी आर सोशल एनिमल। हम एकांत में अकेले नहीं रह सकते। हम चाहेंगे कि सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे हम मिलें, बातचीत करें, हमारी दोस्ती हो, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकें। लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सभी क्या है, एक पर्सन की सोशल नीड्स हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो एक बार जब एक व्यक्ति की सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब वो शिफ्ट होता है सोशल नीड्स पर। नेक्स्ट है इगोइस्टिक नीड्स, जिसको एस्टीम नीड्स भी कहा जाता है। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, यानी लोगों के बीच में उसकी एक अलग पहचान बने। अपने आप को दूसरों से बेहतर या सुपीरियर कंपेयर करने की एक व्यक्ति कोशिश करता है, तो इसे इगोइस्टिक या सेल्फ एस्टीम नीड कहा जाता है। दैट मीन्स एक सेल्फ रिकॉग्निशन मिलना अमंग अदर्स। इसमें जैसे किसी को प्रमोशन मिले, एक ऑनर मिले, कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले, किसी अच्छे यूनिक प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है, तो ये सभी रिकॉग्निशन पाने का तरीका है, यानी
इससे एक पर्सन को रिकॉग्निशन मिलती है, उसकी एस्टीम नीड्स पूरी होती है। और लास्ट और हाईएस्ट लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब एक पर्सन की इगोइस्टिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो कोशिश करता है कि जो उसकी पोटेंशियल है वो उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करे, अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम तरीके से यूज करे, जो उसका गोल है उसको वो अचीव कर सके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एसोसिएटेड है सेल्फ सेटिस्फैक्शन से, यानी ऐसा कोई काम करना जिससे एक व्यक्ति को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, वो काम करके उसको खुशी मिले। जैसे सोशल सर्विस करना, अगर कोई बुक लिखना चाहता है तो वो बुक लिखना, रिलीजियस कॉजेस के लिए काम करना, ये सभी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। और मैस्लो का मानना था कि जब तक लोएस्ट लेवल की नीड पूरी नहीं हो जाती, यानी जब तक एक लेवल की नीड पूरी नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति दूसरे लेवल की नीड पर नहीं बढ़ता है। मतलब अगर एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई है तभी वो सेफ्टी नीड्स पे जाएगा, और सेफ्टी पूरी हो जाएगी तभी वो सोशल नीड्स पर जाएगा। जब तक एक लेवल की नीड्स पूरी ना हो जाए, एक व्यक्ति हायर लेवल की नीड पर नहीं बढ़ता है। और एक बार एक पर्सन अगर हायर लेवल नीड पे पहुंच गया तो फिर वो पीछे लोअर लेवल की नीड पर नहीं आता है। तो ये 5 ह्यूमन नीड्स हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, जो मैस्लो ने डिफाइन की है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर थियरी। ये हर्जबर्ग ने दी है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, इसीलिए इसे हम हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी, डुअल स्ट्रक्चर थियरी और मोटिवेशन हाइजीन थियरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जॉब फैक्टर्स को हर्जबर्ग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स को हम मेंटेनेंस फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय में बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। अगर इन फैक्टर्स में कमी आती है तो एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, इसीलिए इनको डिससेटिस्फायर्स भी कहा जाता है। यानी ये फैक्टर्स जरूरी होते हैं एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय में, लेकिन इनके ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन ज्यादा मोटिवेट होगा या हाईली सेटिस्फाई रहेगा। टोटल 10 हाइजीन फैक्टर्स हर्जबर्ग ने बताए हैं। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है सुपरविजन, फिर है रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद पीयर्स, इसके बाद है रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स, नेक्स्ट है स्टेटस और लास्ट है पर्सनल लाइफ। इन फैक्टर्स को बोला जाता है जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर्स। दीज आर नोन एज जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर्स। जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर्स, और ये एक्सट्रिंसिक टू द जॉब होते हैं, यानी किसी भी जॉब का ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये वो कंडीशंस हैं जिनके अंडर एक पर्सन जॉब परफॉर्म करता है। कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कोई जो लॉस हो सकता है उस लॉस से ये फैक्टर्स बचाते हैं। यानी ये फैक्टर्स जरूरी हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि प्रॉपरली एम्प्लॉयज वर्क कर सके। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स को सैटिस्फायर्स भी कहा गया है, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस दे सके। ये फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हैं तो एक पर्सन बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन उसकी हायर रहती। टोटल 6 मोटिवेशनल फैक्टर्स बताए हैं हर्जबर्ग ने। इन फैक्टर्स को शॉर्ट में हम कहते हैं गरवार। पहला है ग्रोथ, दूसरा है अचीवमेंट, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डब्ल्यू है आपका वर्क इटसेल्फ, ए है आपका एडवांसमेंट और लास्ट ये आर है आपका रिकॉग्निशन।
तो ये 6 मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो हर्जबर्ग ने डिफाइन किए हैं, और इन फैक्टर्स को हम कहते हैं जॉब कंटेंट फैक्टर्स. दैट मीन्स दीज लीड टू satisfaction in employee and higher productivity. ये रियल मोटिवेटर्स होते हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं ज्यादा बेहतर काम करने के लिए. नेक्स्ट थियरी है क्लेटन एल्डरफर की दी हुई ERG थियरी. ERG स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. जैसे जो हमने मेस्लो की थियरी पढ़ी उसी से एसोसिएटेड ये थियरीज हैं. जैसे पहली है एग्जिस्टेंस नीड, जो एक व्यक्ति के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है. तो मेस्लो की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, इन दोनों नीड्स को अगर हम कंबाइन करें तो एल्डरफर की एग्जिस्टेंस नीड बनती है. दूसरी है आपकी रिलेटेडनेस नीड्स, यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करना. तो यहाँ पे रिलेटेडनेस नीड्स में सोशल नीड्स आएगी प्लस एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ इगोइस्टिक नीड्स, ये भी पार्ट होती हैं रिलेटेडनेस नीड्स की. इगोइस्टिक नीड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है आपकी एक्सटर्नल और दूसरी होती है आपकी इंटरनल इगोइस्टिक नीड. एक्सटर्नल का मतलब होता है कंपैरिजन विद अदर्स. जब एक पर्सन अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ये क्या है, उसकी एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड है. और जब एक व्यक्ति ये फील कराना चाहता है खुद को कि वो दूसरे से बेहतर है, इस बात को छोड़ते हुए या इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो उसे हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड्स कहते हैं. एक्सटर्नल का मतलब है टू प्रूव सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना इन कंपैरिजन टू अदर्स. लोगों के सामने इस बात को दिखाना कि हम किसी से सुपीरियर हैं, ये एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड है. वहीं जब अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चाहते हैं, कंपेयर करते हैं, खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं दूसरे से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो उसे हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड्स कहते हैं. और लास्ट है ग्रोथ नीड्स. इसमें इंटरनल इगोइस्टिक नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है. तो 3 थियरीज हमने देखी, नीड हायरार्की थियरी, ERG थियरी और 2 फैक्टर थियरी. ये तीनों थियरीज मोटिवेशन से रिलेटेड थी. और जो साइको एनालिटिकल थियरी है, ये थियरी आपकी एसोसिएटेड है पर्सनालिटी से, जिसको दिया है सिगमंड फ्रेड ने. सिगमंड फ्रेड ने इसमें बताया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या एक पर्सन है, वो अनसीन फोर्सेस से ज्यादा मोटिवेट होता है इन कंपैरिजन टू लॉजिकल थिंकिंग. यानी कॉन्शियसनेस और लॉजिकल थिंकिंग के बजाय कुछ अनसीन ऐसे फोर्सेस होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. यानी ह्यूमन किसी पर्टिकुलर वे में उन फैक्टर्स की वजह से बिहेव करता है. इन फैक्टर्स को या इन टर्म्स को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है द आईडी या इड, दूसरा है द ईगो, और थर्ड होता है द सुपर ईगो. पहला है द इड. ये किसी पर्सन को जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसको तुरंत पूरा करने के लिए स्टिमुलेट करता है. यानी एक जैसे एक एनिमल होता है कि उसको उसकी जो नीड है उसको पूरा करना है किसी भी कॉस्ट पे, आता है तुरंत उसको अपनी नीड पूरी करनी है किसी भी टाइम किसी भी कॉस्ट पे. उसी तरीके से द इड होती है, यानी एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर है जिसमें एक पर्सन किसी भी तरीके से एट अ टाइम अपनी नीड को पूरा करना चाहता है. ईगो का मतलब है कि यहाँ पे एक पर्सन की जो भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए सोचता है कि क्या एप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस या मैनर होगा जिसमें हमें अपनी नीड को पूरा करना है. यानी ये कॉन्शियस और लॉजिकल होता है. द इड जो था वो अनकॉन्शियस और इलॉजिकल इन नेचर होता है, जबकि ईगो जो है वो कॉन्शियस और लॉजिकल इन नेचर होता है. और थर्ड है द सुपर ईगो. ये आपका हायर लेवल फोर्स होता है जिसमें एक व्यक्ति को ये स्टिमुलेट करता है कि वो सोशल और पर्सनल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ही बिहेव करे. यानी एक व्यक्ति जो भी एथिकल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काम करे, अपनी नीड्स को पूरा करे, ये द सुपर ईगो में आता है.
तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड और डी का फोर्थ है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग बाय अ बिजनेस फर्म इन लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर। यानी डिसीजन मेकिंग करने में, डिसीजन लेने में जो प्रोसेस होती है, इसको हमको लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर में लगाना है। तो ऑप्शंस देखिए, एक्सप्लोरिंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, determining objectives, choosing best alternative, assessing consequences of various alternatives। तो अगर लास्ट टू फर्स्ट ऑर्डर में लगाएं तो सबसे लास्ट में आएगा आपका परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, फिर आएगा आपका चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर आएगा असेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर है आपका एक्सप्लोरिंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, और सबसे पहले होगा आपका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये जो सीक्वेंस बन रही है आपकी, वो बन रही है बी, डी, ई, ए और सी। बी, डी, ई, ए, सी, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। सही तरह से हम देखें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेने के लिए जो वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं, अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करके हम देखते हैं कि हर अल्टरनेटिव के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसके बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं और फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि सभी चीजें सही हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन that carries out its activities not in one central place but rather in multiple locations, suppliers and partner firms as part of strategic alliance or a larger supply chain is termed as। ऑप्शंस हैं कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिपिकल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है फर्म्स का, जो काफी फ्लेक्सिबल, डिसेंट्रलाइज्ड और कोऑपरेटिव होता है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाई जाती है अदर बिजनेसेस, सप्लायर्स, इवन कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सेंट्रलाइज नहीं होता है बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी जैसे जैसे मार्केट में और टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं वो खुद को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। अगला है कोलैबोरेशन। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं सप्लायर्स और बिजनेसेस से, ताकि जो भी टास्क है उनको पूरा किया जा सके और टास्क में एक्सपर्टीज आ सके। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कोलैबोरेशन है और कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है। और लास्ट है शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इन सबको शेयर करना, ताकि जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंसी इनहैंस की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, हु सेड दिस। ऑप्शंस हैं पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्कर फॉलेट, जॉर्ज आर टेरी या फिर हेनरी फ्यूल। तो देखिए, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये दिया है, ये कहा है मैरी पार्कर फॉलेट ने, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। मैरी पार्कर फॉलेट ये एक अमेरिकन फिलोसोफर, सोशल वर्कर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट रही हैं। ये सितंबर 3, 1868 में बॉर्न हुई थी और इनकी डेथ 18 दिसंबर 1933 में हुई। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीमेल्स थी उन दो फीमेल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में जिनको क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी के लिए जाना जाता है। मैरी पार्कर फॉलेट को हम मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट का इन्फ्लुएंस रहा है थ्रू हर थियरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, इन सब आइडियाज के लिए इनको जाना जाता है।
इवन ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो मैनेजमेंट में आया था, इसका क्रेडिट इनको जाता है, यानी एक मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था इन ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इन मैनेजमेंट, जो कि एक पर्सन की, लोगों की जो वैल्यू है वर्क प्लेस पे, उसको डिफाइन करता है, उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्टेटेड दिस performance appraisal too often degenerates into a dishonest annual rituals? ऑप्शंस हैं न्यूटन एंड फिंडले, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिस, बार्लो या फिर ग्रिंट। तो देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग और मुरलिस ने ये बात कही है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन डीजनरेट्स इनटू अ डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल्स। इसके बारे में देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? तो ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है किसी एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को असेस करने का और उसको रिकॉर्ड करने का। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि एक एम्प्लॉय कितना अच्छा है अपने काम को करने में इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्टिव सेट बाय देयर बॉसेस। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की कंपेयर किया जाता है, ये जानने के लिए कि वो अपने काम में कितना बेहतर कर रहा है। एडविन बी फ्लिपो की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, periodic and so far as humanly possible and impartial rating of employees' excellence in matters pertaining to his present job and his potentialities to a better job. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं अप्रेजल के? एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस को जानना ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब में किस तरह से काम कर रहा है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये डिसाइड कर सकें। एम्प्लॉयज की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या कमी है, उसको जान सकें और उसको ओवरकम कर सकें सिस्टमैटिक गाइडेंस और ट्रेनिंग के थ्रू, और उसके पोटेंशियल को पता कर सकें ताकि उसको प्रमोशन या एडवांसमेंट का चांस दिया जा सके। मेथड्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे रैंकिंग मेथड है, ग्रेडिंग मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, 360 डिग्री अप्रेजल है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, एमबीओ है। ये सभी परफॉर्मेंस अप्रेजल के तरीके होते हैं। अब अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन डीजनरेट्स इनटू अ डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल्स, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग और मुडलिस ने कहा है, ये इन्होंने बताया इन देयर बुक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें इनका ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं वो क्या होता है, एनुअली होता है, तो इसकी वजह से वो एक रूटीन बन जाता है, तो एक जेन्युइन फीडबैक नहीं मिल पाता है एक एम्प्लॉय की वर्किंग का। दूसरा, प्रॉपर फीडबैक की प्रॉब्लम होती है, बायसनेस होता है कि सब्जेक्टिविटी रहती कि जो रीसेंट के उसके वर्क होते हैं या रीसेंट इवेंट्स होते हैं उसके बेस पे जनरली ओपिनियंस बनाए जाते हैं। तो इस कारण से इन्होंने ये कहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल बन जाता है। इसके सजेशंस दिए हैं उन्होंने कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए, डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और मोटिवेट किया जाए कि ज्यादा इंगेजिंग और पार्टिसिपेशन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has given a new school of thought known as principles of management और management process school? मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और पीटर एफ ड्रकर। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के बारे में बताया है। हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एक सक्सेसफुल मैनेजर की क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। इनको पॉपुलरली हम जानते हैं फॉर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हेनरी फ्योल के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो है आपके, इन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज के डिवीजन को बताया है। डिवीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी और मैनेजरियल। इसके अलावा है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन,
कमांड और कंट्रोल। नेक्स्ट है इन्होंने मैनेजरियल क्वालिटीज बताई हैं कि एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि है फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी, जनरल एजुकेशन, स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस। इसके अलावा इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी बात की है। और लास्ट है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following approaches are charting the career paths as developed by Rothwell and Kazans? ऑप्शंस हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच, करियर पाथ अप्रोच, लेटिस और नेटवर्क अप्रोच और करियर गोल अप्रोच। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, BCD ओनली, करियर पाथ अप्रोच, नेटवर्क अप्रोच और करियर गोल अप्रोच, ये रॉथवेल और कजान्स ने बताया है। करियर पाथ अप्रोच ये एक ऐसा मेथड है जो आउटलाइन करता है, जो बताता है एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको क्लियरली डिफाइन करता है करियर पाथ अप्रोच। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स जो है उसको अलाइन करता है बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और करियर पाथ अप्रोच में क्या होता है कि स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है, स्पेसिफिक स्किल से ये एसोसिएटेड है, जो एक पर्सन को इंकरेज करता है कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है लैटिस या फिर नेटवर्क अप्रोच। ये बेसिकली कोलैबोरेशन और टीम वर्क पर ज्यादा फोकस करता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो साथ में आकर इनिशिएटिव लेकर के एक साथ काम करें और अपनी जो स्किल्स है और एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करें। करियर गोल अप्रोच फोकस करता है ऑन सेटिंग एंड अचीविंग स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव्स। ये अप्रोच एम्फसाइज करता है कि एक पर्सन अपने लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करे और एक प्लान बनाए कि किस तरीके से वो इन गोल्स तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ऑप्शंस हैं सिलेक्शन टेस्ट, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड प्लेसमेंट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करेंगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट करेंगे, फिर हम करेंगे इंटरव्यू, फिर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और लास्ट होगा अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड प्लेसमेंट। तो सीक्वेंस बना आपका B, A, D, C और E, BADCE, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस जो आए होंगे उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। फिर एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, इसके बाद इंटरव्यू किया जाता है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है दैट द पर्सन इज फिट और फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलता है और प्लेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a partnership is formed to carry on a business without specifying any period of time and continues to exist as long as the partners are willing to carry is called. Options है partnership for fixed term, partnership at will, particular partnership या partnership for long period. तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पार्टनरशिप एट विल। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं की जाती है और जब तक पार्टनर्स चाहें उस पार्टनरशिप को कैरी आउट कर सकते हैं, उनकी विल पर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक उस पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं। जितने दिन तक वो चलाना चाहते हैं एज पर देयर विल वो उसको कैरी ऑन करते हैं। ऐसी पार्टनरशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप की गई है 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो से हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। जैसे ये फिक्स पीरियड खत्म होता है ये पार्टनरशिप भी अपने आप एंड हो जाती है।
नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनरशिप की जाती है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है, ऐसी पार्टनरशिप को हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। मान लीजिए कि रोड बनाना है, इसके लिए दो कंपनीज ने पार्टनरशिप किया, तो ये क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जो पार्टनरशिप होगी वो एंड हो जाएगी। और पार्टनरशिप फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इस तरीके की पार्टनरशिप को डिफाइन नहीं किया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, पार्टनरशिप एट विल। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा यूजीसी नेट जून 2024 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।